Hello dear students, this is the second part of the video. In this video, we shall discuss lesson 10 gravitation from 9th physics, and we shall discuss 1 mark questions, that is fill in the blanks multiple choice questions. We have already discussed about the fill in the blanks in the last video. In this video, we shall discuss multiple choice questions from 21st question to 35th question of my video series. Along with the questions, we will discuss about theory and the numerical, all based on the questions and the concepts. Read the questions carefully, think for the answers, match it with the answer and the discussion in the next slide of the question. 21st question, two objects of different masses falling freely near the surface of moon would dash. दो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, वो डिफरेंट मासेस की हैं, वो फ्रीली फॉल कर रहे हैं सरफेस ऑफ मून पे, उनका क्या होगा? वो सेम वेलोसिटी होगी हर इंस्टेंट पर, हैव डिफरेंट एक्सेलरेशंस, एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, अंडरगो अ चेंज इन द इनर्शिया. देखिए, जब भी दो बॉडीज़ हैं डिफरेंट मासेस की हैं, वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ और द अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ड्यू टू मून और एनी प्लैनेट फॉल्स डाउन, दे have only the acceleration which is acted upon by that planet or that satellite. Hence they will have same velocity at the same instant. They will have different acceleration. This is not possible because they are being acted upon by the same acceleration of that planet or satellite. As we are talking about the moon, so moon के ऊपर हैं, तो moon पे ऊपर जो भी acceleration होगा दोनों bodies को same acceleration मिलेगा. They will experience सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दोनों के ऊपर सेम फोर्स लगेगी. नो, फोर्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉडीज डिपेंडिंग अपॉन देयर मासेस ऑन ए प्लेनेट. दोनों का मास डिफरेंट है, सो एम जी फार्मूला लगाएंगे तो जी दोनों का सेम होगा, बट मास डिफरेंट होने के कारण क्या है, उनके ऊपर जो फोर्स होगी वो भी डिफरेंट ही लगेगी. दे विल अंडरगो ए चेंज इन देयर इनर्शिया. इनर्शिया मीन्स दे विल हैव चेंज इन देयर मासेस. क्या उनका मास चेंज हो जाएगा? नो, द मास विल नॉट चेंज. दे विल नॉट एक्सपीरियंस सेम मैग्नीट्यूड फोर्स. दे विल नॉट हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन. सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, दे विल हैव सेम वेलोसिटीज एट एनी इंस्टेंट. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम ऑन द इक्वेटर्स एंड पोल्स. इक्वेटर्स क्या होते हैं बेटा? सपोज दिस इज अर्थ, these are the 2 points, these are marking of one line that is known as equatorial line, and these points are termed as equator. This is the axis of the earth, rotational axis of the earth, and these 2 points are termed as poles. This is known as equatorial line. We are talking about the value of acceleration due to gravity is same on the equator and the poles. Equators पर और poles पर same रहती है. Less on the poles, least on the equator, increases from pole to equator. What will be the option? Its option is लीस्ट ऑन इक्वेटर. जो इक्वेटर्स होते हैं, इक्वेटर पर ये वाले पॉइंट्स जो होते हैं इक्वेटर्स पर क्या होती है? लीस्ट होती है. ठीक है बेटा, ये क्यों लीस्ट होती है? बिकॉज जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है या कहीं तो ग्रेविटेशनल पुल है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है. इक्वेटर के लिए सेंटर से डिस्टेंस क्या है? बहुत ज़्यादा होती है, और पोल के लिए क्या है? डिस्टेंस कम होती है. जितनी डिस्टेंस कम है उतनी ही ग्रेविटेशनल पुल क्या है? ज़्यादा है. उतनी ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होती है? ज़्यादा होती है. इसके और भी फैक्टर्स हैं. दिस इज़ द वन ऑफ द मेजर फैक्टर, दैट इज डिस्टेंस फैक्टर. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 23rd क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज एफ एंड द masses of the two objects is halved without changing the distance between them, then the gravitational force becomes. ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है दिस G/m/r². सपोज हमारे को जैसे ये दिया हुआ था
अगर हमने इस फोर्स को चेंज कर दिया, F1 चेंज कर दिया, जैसे G वही रहा, मास को हाफ कर दिया, m1/2, m2/2, डिस्टेंस सेम रही, देन हमारे पास क्या फैक्टर बचता है, दिस। इस फैक्टर को देखा जाए G m1 m2/r²। हम f डैश की बात कर रहे हैं, यहाँ पर f की बात नहीं कर रहे हैं। नया f, जो नया f बन के आएगा जब इसके जो मास को चेंज कर दिया, तब हमारे पास क्या आएगा, दिस फैक्टर G m1 m2/r²। ये तो क्या है, पुराने वाला f1 ही है, डिवाइड बाय 2, ये और ये 2 दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, 4, दैट इज F1/4। नया फोर्स जो आएगा F1/4। लेट्स चेक द आंसर, F1/4। लेट्स मूव टू द अदर ऑप्शंस आल्सो। यस, द करेक्ट आंसर इज F/4। ओके, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल समझ आ रहे होंगे। अगर फिर भी कोई आपकी कोई क्वेरी बनती है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, देन आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पर अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। A boy is whirling a stone tied with a string on a horizontal circular path. If the string breaks, then the stone. एक पर्सन है, एक बॉय है, वो एक रस्सी के साथ बांधकर एक स्टोन को ऐसे घुमा रहा है, और घुमाते घुमाते अगर रस्सी टूट जाती है तब स्टोन का क्या होगा। Will continue to move in a circular path. Will move along a straight line toward the center of the circular path. Will move along a straight line tangential to the circular path. Will move along a straight line perpendicular to the circular path away from the body. Its correct answer is will move along a straight line tangential to the circular path. स्टूडेंट, जैसा कि हमने डायग्राम में ड्रॉ किया है, जैसे ही वो रस्सी टूट जाती है तो उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर रस्सी टूटी है, तो वहाँ उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, सर्कल के टेंजेंशियली डायरेक्शन में है, देन वो टूट के उसी वापस डायरेक्शन में चली जाएगी। ओके, स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू सर्कुलर पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन। आप पिक्चर को देख के, डायग्राम को देख के महसूस कर रहे हैं ये फ्री फॉल का है। फ्री फॉल के टाइम में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 19.8 मीटर पर सेकेंड, नन ऑफ द अबव। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी है, पहली बात तो यूनिट देख लीजिए, ये नहीं हो सकता क्योंकि यूनिट अलग है, ये यूनिट अलग है, ये है, यस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26th क्वेश्चन। इन द रिलेशन F is equal to G mm/d square, the quantity G depends upon the value of G at the place of observation used only where the earth is one of the two masses, greatest at the surface of the earth, universal constant of the nature. Yes, fourth option is correct. स्टूडेंट्स, G क्या होता है इस फार्मूले के अंदर, G एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये किसी अर्थ के लिए, किसी सन के लिए, किसी और प्लैनेट के लिए स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। जिसको पता है, जिसको नहीं पता है, वो भी पूछने के लिए भी पोस्ट कीजिएगा। ओके, आपको इतना हिंट देता हूँ, इसकी स्टार्टिंग क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻, कितनी होती है, -11। इसका यूनिट भी होता है, वो आप यूनिट क्या है आपने वैल्यू के साथ कमेंट बॉक्स में पोस्ट ज़रूर करना है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 27th क्वेश्चन। द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन डैश द अर्थ एंड ए पॉइंट मास ओनली, द अर्थ एंड द सन ओनली, एनी टू बॉडीज हैविंग सम मास, टू चार्ज्ड बॉडीज, एनी टू बॉडीज हैविंग सम मास। बेटा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को बताता है बिटवीन कौन सी बॉडीज़, कि क्या वो सिर्फ अर्थ और सन के बारे में बताता है, क्या अर्थ और किसी बॉडी के बारे में बताता है, नहीं। ग्रेविटेशनल पुल, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में वीडियोस में क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक यूनिवर्सल फोर्स है, इट एक्ट्स बिटवीन द ऑल दी बॉडीज हैविंग सम मासेस। ओके, इट इज़ अ यूनिवर्सल फोर्स, इट्स एक्ट्स बिटवीन टू बॉडीज हैविंग सम mass. 28th question, the value of
quantity g in the law of gravitation depends on the mass of earth only, depends on the radius of earth only, depends on the both the mass and the radius of the earth, is independent of mass and radius of the earth. जी की वैल्यू क्या है, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, जी की वैल्यू किसी चीज़ पर भी डिपेंड नहीं करती, ये इंडिपेंडेंट हैं. सो इट्स आंसर इज फोर्थ ऑप्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ. 29th question. Two particles are placed at some distance and the mass of each of the two particles is doubled, keeping their distance unchanged. The gravitational force between them will be. स्टूडेंट्स इसकी ऑप्शन आपको दे रहे हैं, 4 ऑप्शन है आपके पास. आपने इसका आंसर खुद बताना है क्योंकि इसके जैसा न्यूमेरिकल सॉल्व किया जा चुका है. आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर जो है मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए. मुझे पता चले कि आपको वीडियो कितनी समझ आई है, कितने न्यूमेरिकल आपको समझ आए हैं. उसके डिपेंड करते हुए आप इसका आंसर ज़रूर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन. द एटमॉस्फियर इज हेल्ड टू अर्थ बाय ग्रेविटी, विंड, क्लाउड्स, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. जो अर्थ का जो एटमॉस्फियर है वो किसके द्वारा होल्ड किया हुआ है? क्लाउड्स हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, विंड है. इट्स एग्जैक्ट आंसर इज ग्रेविटी. आप जानते हैं बेटा कि जो ग्रेविटेशनल पुल है उसके कई सारे इफेक्ट हैं. जैसा कि हम टाइडल वेव्स का इफेक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं. जो अर्थ के एटमॉस्फियर का इफेक्ट है, मींस अर्थ का एटमॉस्फियर है या किसी भी प्लैनेट का जो एटमॉस्फियर होता है वो उस प्लैनेट की ग्रेविटेशनल पुल के कारण होता है. वो उसके पार्टिकल्स को, एयर के पार्टिकल्स को होल्ड करके रखता है ताकि वो एटमॉस्फियर क्रिएट कर सकें. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट पॉइंट मासेस सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड. यहाँ पर क्या है, जो फार्मूला आपके पास था F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्केयर या डी स्केयर. आर और डी क्या होती है, दोनों जो मासिस के सेंटर ऑफ मासिस के बीच में जो डिस्टेंस होती है, डेट इज आर. अब यहाँ पर जो m की वैल्यू है ये कहा हुआ है यूनिट मासिस. m की स्मॉल m की वैल्यू भी क्या है, यूनिट मासिस, डेट इज 1 kg. बोथ मासिस आर 1 kg. r की वैल्यू क्या है, ये भी 1 मीटर दी हुई है. देन 1 1 1, so F becomes G. F is equal to G, capital G, universal gravitational constant. First option, gravitational potential, acceleration due to gravity, gravitational field, universal gravitational constant. What will be the answer? Fourth option. Yes, it's correct. Gravitational constant or universal gravitational constants. 32nd question. The weight of an object at the center of the earth of radius r is. weight किसे पता करना है, सेंटर ऑफ अर्थ पे. ये अर्थ है, उसका जो सेंटर होता है, वैसे जनरली जब भी हम वेट की बात करते हैं अर्थ की सरफेस पे बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या है, अर्थ के सेंटर की बात की गई है. सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना होता है, 0, इनफाइनाइट, r टाइम्स द वेट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, 1 by r square times the weight at the surface of the earth. स्टूडेंट्स आपको बता दें, जैसे ही हम अर्थ की सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं या नीचे की ओर आते हैं, सेंटर की ओर आते हैं, देन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती जाती है. ओके, सेंटर की ओर जाएंगे तो डिक्रीज हो के कितनी हो जाती है, ये 0 हो जाती है. जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 है देन वेट ऑफ द बॉडी विल आल्सो बी 0. नेक्स्ट क्वेश्चन, 33rd question. An object weighs 10 Newton in air. When immersed fully in the water, its weight only 8 Newton. The weight of the liquid displaced by the object will be. Now come very interesting question. Student, in these questions we are talking about the Archimedes principle. Archimedes principle states that the loss in the weight of the body is equal to the weight of the liquid displaced by the body. This is the basic law that is given by Archimedes principle. So the loss in the weight of the body is 2 Newton. 10 Newton decreases to 8 Newton. So the loss in the weight of the body is 2 Newton. Hence the weight of the liquid displaced by the object will be 2 Newton, 8 Newton, 10 Newton, 12 Newton. Yes, your answer is correct. It's 2 Newton. Okay.
34th question, a person stands on a box or brick having 60 centimeter length, 40 centimeter breadth, 20 centimeter width in three ways. In which of the following cases pressure exerted by the brick will be? Maximum when length and the breadth from the base, maximum when the breadth and the width from the base, maximum when the width and the length of the base, सेम इन ऑल द अबव थ्री केसेस। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको एक बॉक्स या ब्रिक दिया हुआ है और उस ब्रिक के 6 फेसेस होते हैं। 6 फेसेस में से 2 पैरेलल जो बिल्कुल अपोजिट फेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, सेम इन द एरिया होते हैं, और इसलिए हमारे पास 3 डिफरेंट फेसेस बच जाते हैं। और 3 फेसेस में से कौन से फेस को हम सरफेस के साथ टच करवाएं ताकि जो उसका जो प्रेशर क्या है मैक्सिमम हो। सो स्टूडेंट्स, वो कौन सा एरिया होगा जिससे प्रेशर मैक्सिमम होगा, जिसका एरिया मिनिमम होगा। तो मिनिमम एरिया के लिए कौन सी क्या होना चाहिए, हमारे पास जो उसकी डायमेंशंस हैं वो भी मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम डायमेंशंस वाला कौन सा है, ब्रेड्थ वाला और विड्थ वाला। कौन सा है ब्रेड्थ एंड विड्थ वाला, ब्रेड्थ एंड विड्थ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड ऑप्शन, maximum when breadth and the width from the base. Next question, 35th question. An apple falls from tree because of gravitational attraction between the earth and the apple. If F1 is the magnitude of force exerted by the earth on the apple and F2 is the magnitude of force exerted by the apple on the earth, then F1 is very much greater than F2, F2 is very much greater than F1, F1 is only little greater than F2, F1 and F2 are equal. स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात चल रही है न्यूटन के लॉज की। न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, उसके साथ साथ न्यूटन ने 3 लॉज और भी दिए थे, जिसमें न्यूटन का थर्ड लॉ था टू फोर्सेस दैट टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। अगर किसी गिवन पेयर ऑफ सिस्टम के अंदर आपके पास एक एप्पल है और एक क्या है, अर्थ है, देन जितनी फोर्स अर्थ एप्पल के ऊपर लगा रही है उतनी ही फोर्स एप्पल भी अर्थ के ऊपर लगा रहा होता है। सो इन दिस क्वेश्चन आवर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज F1 एंड F2 आर इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड 35 questions, that is 21st question to 35th question, and in the previous video we have discussed question number 1 to 20th question. Now in the next part of the video we will continue with the numericals in the form of multiple choice questions from question 36 to question 50. So students, keep watching. If you like this video, then please press the like button, share with your friends as I have shared with you, then please share with your friends. If you have not subscribed my channel, then please subscribe my YouTube channel. Thank you. Have a nice day.